हेलो बच्चों, अभी हम लोग क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास का बच्चों 5 नंबर का 5 ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि कल आपको झारखंड बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है क्लास 12 हिस्ट्री का, उसमें 100% ये क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी हम बच्चों 5 नंबर के 5 ऐसे क्वेश्चंस आपको करवाएंगे कि ये क्वेश्चंस 100% कल आपको ये आपके क्वेश्चंस में देखने के लिए मिल जाएगा बच्चों। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के धार्मिक जीवन का वर्णन करें। तो बच्चों हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन मुख्यतः मातृ देवी की पूजा पर आधारित था, यानी कि देवी देवता देवी जो होता है बच्चों मातृ देवी की पूजा पर आधारित था। सबसे ज़्यादा पूजा जो मातृ देवी का ही किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। खुदाई में बहुत अधिक संख्या में नारियों की मूर्तियाँ मिली। ठीक है बच्चों, खुदाई के समय बहुत सारे नारियों की प्रतिमा यानी मूर्ति मिली। इसी कारण माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में जो लोग हुआ करते थे वो मातृ देवी का ज़्यादा पूजा करते थे, जिससे यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी के निवासी मातृ देवी की उपासना किया करते थे। ठीक है, हड़प्पा वासी मातृ देवी के साथ ही देवताओं का भी पूजा किया करते थे। मातृ देवी के साथ साथ देवताओं का भी हड़प्पा सभ्यता के लोग पूजा करते थे। मातृ देवी और देवताओं को बलि भी दी जाती थी। ठीक है बच्चों, बलि देने की जो प्रथा आज हमारे समाज में हमारे कल्चर में है, उसी तरह का कल्चर पहले भी था। ठीक है, तो धार्मिक अनुष्ठानों के लिए धार्मिक इमारतें बनाई गई होगी, यानी जैसे कि धार्मिक अनुष्ठान जैसे मंदिर होते हैं बच्चों, उसी तरह का माना जा रहा है कि धार्मिक इमारतें भी बनाई गई होगी, लेकिन मंदिर के प्रमाण नहीं प्राप्त हुआ। यानी मंदिर का इमारत भी बनाया गया होगा ऐसा मानना है, लेकिन मंदिर का कोई प्रमाण वहाँ पर प्राप्त नहीं हुआ। मोहनजोदड़ो से एक मोहर प्राप्त हुआ, मोहरा जिसको बोलते हैं बच्चों, मोहरा प्राप्त हुआ जिस पर पद्मासन की मुद्रा में एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। एक मुद्रा, ठीक है बच्चों, एक मोहरा प्राप्त हुआ जिसमें कि एक पुरुष है जो कि ध्यान की मुद्रा में बैठा हुआ है। इसे पशुपति महादेव का रूप माना गया है। पशुपतिनाथ वृक्ष, लिंग, योनि और पशु आदि की भी पूजा की जाती थी, यानी सभी वृक्ष की, पशु की, लिंग की, सभी चीज़ों की पूजा की जाती थी। वृक्ष पूजा काफ़ी प्रचलित थी। ठीक है, वृक्ष का पूजा हड़प्पा सभ्यता में काफ़ी प्रचलित थी। इस काल के लोग जादू टोना, भूत प्रेत और अंधविश्वासों पर विश्वास रखते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो लोग जादू टोना, भूत प्रेत आदि जैसे कि अंधविश्वास पर ज़्यादा विश्वास रखते थे। वे बुरी शक्तियों से बचने के लिए ताबीज धारण करते थे। हड़प्पा वासी कुबड़ वाला सांड की पूजा करते थे। बसा बैल जिसको बोलते हैं बच्चों, उसी तरह पर कुबड़ बैल बोलते हैं, उसका पूजा करते थे। ये लोग पक्षियों की भी पूजा किया करते थे, पंछी का भी पूजा ये लोग करते थे। माना जाता है बच्चों स्वास्तिक चिन्ह जो आज हमारे पास है, हम लोग उसका पूजा करते हैं। स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा वासियों की ही देन है। यह ऐसा माना जाता है कि स्वास्तिक चिन्ह जो है वो हड़प्पा सभ्यता से ही लिया गया है, उन्हीं का देन है। 2 नंबर क्वेश्चन है, दांडी यात्री से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में लिखिए। अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, यह क्यों शुरू किया गया। देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, लेकिन दोनों का आंसर सेम होगा क्योंकि दोनों एक ही घटना पे आधारित है। दांडी यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों शुरू हुआ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन आंसर एकदम शॉर्ट वे में हम आपको समझा देंगे और शॉर्ट में लिखें ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अच्छा से आप समझ जाएं और अच्छा से याद करके एग्जाम में अच्छा शब्दों में लिख पाएँ। देश में आरामजनक व्यवस्था के बीच ब्रिटिश सरकार ने नमक कानून लाकर भारतीयों को आक्रोशित किया। गांधी जी ने सरकार पर दावा बनाने के उद्देश्य से दांडी यात्रा के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, समझते चलिएगा।
ये 1930 से 1934 तक चला। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन यहाँ 1930 से 1934 तक चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधीवादी प्रतिरोध का एक रूप था। गांधीवादी प्रतिरोध का एक रूप था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा से गांधी जी का अभिप्राय ब्रिटिश कानूनों का निर्माता पूर्वक शांति से अवज्ञा करना अथवा अनेक आदेशों की अवहेलना करना था। ठीक है, उन्होंने सभी अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ दांडी के समुद्र तट पर मिट्टी नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। अंग्रेजों ने बच्चों हम पर जैसे कि नमक बनाने का कानून बना दिया कि भारतीय लोग नमक नहीं बनाएगा। तो नमक बच्चों बहुत सस्ता था और नमक हम लोग को खरीदना पड़ता था, इसीलिए अंग्रेज बेचते थे, वो खुद बनाते थे, लेकिन भारतीयों को नहीं बनाने दिया जाता था। इसी के विरोध में ये सब आंदोलन हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से इस अर्थ में भिन्न था कि जहां असहयोग आंदोलन में लोगों को अंग्रेजों के साथ सहयोग करने से मना किया गया था, वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों को अंग्रेजी सरकार से कानूनों का उल्लंघन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत देश के विभिन्न भागों में नमक कानून का उल्लंघन किया गया। नमक नहीं बनाने का जो कानून लगाया था अंग्रेजों ने, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अथी में लोगों ने नमक बनाकर कानून को तोड़ा, कानून का उल्लंघन किया। सरकारी नमक के कारखानों के सामने प्रदर्शन किए। जो सरकारी नमक के कारखाने हुआ करते थे वहाँ पर जाकर प्रदर्शन किए। शराब की दुकानों की पिकेटिंग, ठीक है, पिकेटिंग की गई। ठीक है, विदेशी वस्त्रों का होली जलाई गई। किसानों ने लगान चुकाने से इनकार कर दिया। गांवों में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे तथा लोगों ने लकड़ी तथा अन्य वनोत्पादों को बीनने तथा मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों से घुसकर वन कानून का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार दांडी मार्च में शुरू हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की जड़ हिला दी। ठीक है बच्चों, तो दोनों जो है, एक है क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक दांडी यात्रा। दोनों क्वेश्चंस रहेगा तो आप यही आंसर को लिख दीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अकबर की धार्मिक नीति का वर्णन करें। तो अकबर की जो धार्मिक नीति थी बच्चों, उसका वर्णन करना है। तो देखिए, अकबर प्रथम सम्राट था जिसके धार्मिक विचारों में क्रमित विकास दिखाई पड़ता है। उनके इस विकास को 3 कालों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम काल 1556 से 1575 ईस्वी। इस काल में अकबर इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी था। ठीक है, इस काल में अकबर जो था वो इस्लाम धर्म का कट्टर अनुयायी था, जहां उन्होंने इस्लाम की उन्नति हेतु अनेक मस्जिद का निर्माण कराया। वहीं दिन में 5 बार नमाज पढ़कर, रोजे रखकर मुल्ला मौलवियों का आदर करना जैसे उनके मुख्य इस्लामिक कृत्य थे। ठीक है, ये हो गया जब वो प्रथम काल, ये था अकबर का प्रथम काल। फिर द्वितीय काल शुरू होता है। द्वितीय काल में देख सकते हैं यहाँ पे, अकबर का यह काल धार्मिक दृष्टि से क्रांतिकारी था। ठीक है, 1575 ईस्वी में उन्होंने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की। उन्होंने 1578 ईस्वी में इबादत खाने को धर्म संसद में बदल दिया। उन्होंने शुक्रवार को मांस खाना छोड़ दिया। अगस्त सितंबर 1579 ईस्वी में महजर की घोषणा कर अकबर धार्मिक मामलों में सर्वोच्च न्यायिक बन गया। महजरनामा का
प्रारूप शेख मुबारक द्वारा तैयार किया गया था। उलेमाओं ने अकबर को इमाम आदिल, ठीक है, इमाम आदिल घोषित कर दिया। विवादास्पद कानून मामले पर आवश्यकता अनुसार निर्णय का अधिकार दिया। तृतीय काल क्या था अकबर का, जो कि 1582 से 1605 ईस्वी तक चला, ठीक है। इस काल में अकबर पूर्ण रूप दीन ए इलाही में अनुरक्त हो गया। इस्लाम धर्म में उनकी निष्ठा कम हो गई, ठीक है। जब तृतीय काल आया तो इस्लाम धर्म में उनका जो निष्ठा है वो कम हो गया। हर रविवार को संध्या को, ठीक है, इबादत खाने में विभिन्न धर्मों के लोग एकत्र होकर धार्मिक विषयों पर वाद विवाद किया करते थे, ठीक है। इबादत खाने में प्रारंभिक दिनों में शेख, पीर, उलेमा ही यहाँ धार्मिक वार्ता हेतु उपस्थित होते थे, परंतु कालांत में अन्य धर्मों के लोग जैसे ईसाई, जरथुस्ट्रवादी, हिंदू, जैन, बौद्ध, फारसी, सूफी आदि इबादत खाने में अपने अपने धर्म के पत्र को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किए गए, ठीक है। उसके बाद जितने भी धर्म के लोग होते थे इबादत खाने में उन्हें बुलाया जाता था, जो कि अकबर बुलाते थे। उस समय अकबर की जो निष्ठा है वो मुस्लिम धर्म के अथी में निष्ठा कम हो गया था। इबादत खाने में होने वाले धार्मिक वाद विवाद में अबुल फजल की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के क्या परिणाम हुआ। तो बच्चों 1857 के जो विद्रोह है उसका परिणाम भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना। यद्यपि 1857 का विद्रोह असफल रहा, किंतु इसके परिणाम अभूतपूर्व, व्यापक एवं अस्थायी सिद्ध हुए। साथ इन विद्रोहों ने भारतीयों के मन में राष्ट्रवाद चेतना का विकास हुआ। तो इस विद्रोह से बच्चों भारतीय लोगों के मन में राष्ट्रवाद चेतना का क्या हुआ, विकास हुआ, ठीक है। उसके बाद इसके क्या परिणाम हुए। 1857 के विद्रोह के परिणाम कुछ इस प्रकार थे। संवैधानिक परिवर्तन। 2 अगस्त 1858 ईस्वी को ब्रिटिश संसद ने भारतीय अधिनियम पारित कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जब भारत के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई तब जो ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी जो शासन था उसको समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद भारत का शासन ब्रिटिश ताज के हाथ में चला गया और भारत के प्रशासन के लिए भारत सचिव की नियुक्ति की गई, ठीक है। भारत की रेख के लिए भारत की सचिव की नियुक्ति की गई। महारानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति असंतोष को दूर करने के लिए महारानी विक्टोरिया ने घोषित किया कि वे राजाओं के दत्तपुत्र अर्थात गोद लेने का अधिकार होगा और अब देशों राज्यों और अंग्रेजी राज्य में विलय नहीं किया जाएगा। साथ भारतीयों के सामाजिक रीति रिवाज के हस्तक्षेप भी नहीं किया जाएगा। यानी रानी विक्टोरिया ने बोला कि जो भी भारतीय लोगों का जो भी रीति रिवाज है उस पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप अब नहीं किया जाएगा, ठीक है। मुगल सत्ता का अंत 1526 में बाबर द्वारा स्थापित मुगल सत्ता का अंत 1857 के विद्रोह में हो गया। मुगल बादशाह और उनकी बेगम को गिरफ्तार कर लिया गया और उन पर राजद्रोही का मुकदमा चलाया गया तथा गद्दी से हटकर उन्हें निर्वासित कर रंगून भेज दिया गया और वहीं कैद खाने में 1862 ईस्वी में बादशाह की मृत्यु हो गई और बादशाह के गद्दी से हटाए जाने के साथ ही भारत में मुगल सत्ता समाप्त हो गई। तो बच्चों देख सकते इस तरह से भारत में मुगल सत्ता का समाप्ति हुआ। उसके बाद गवर्नर जनरल की
स्थिति में परिवर्तन 1857 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की स्थिति में परिवर्तन लाया गया। अब गवर्नर जनरल को वरासत का सम्राट का प्रतिनिधित्व कहा जाने लगा। ठीक है, अब 5वां नंबर जो कि लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, वाइट और ब्लैक टाउन शब्दों का क्या महत्व है। तो वाइट और ब्लैक टाउन भारतीयों पर अंग्रेजों की जातीय श्रेष्ठता की प्रतीक थे। अंग्रेज गोरे चमड़ी वाले थे और उन्हें वाइट कहा जाता था, जबकि भारतीयों को काले अर्थात ब्लैक लोग माना जाता था। वाइट टाउन औपनिवेशिक शहरों के भाग थे। ठीक है, यानी वाइट टाउन जो थे औपनिवेशिक शहरों के भाग थे जहाँ केवल गोरे लोग रहते थे। यानी कि एरिया बांट दिया गया था बच्चों कि यहाँ पर गोरे लोग ही रहेगा, काले लोग यानी भारतीय यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकता है। ठीक है, छावनियों को भी सुरक्षित स्थान पर विकसित किया गया था तथा छावनियों में परोपियों के अधिक भारतीय सैनिक तैनात किए गए थे। ये इलाके मुख्य शहर से अलग परंतु जुड़े हुए होते थे, अलग रहते थे लेकिन शहरों से जुड़े हुए रहते थे। चौड़े सड़कें, बड़े बगीचे में बने बंगलों, परेड मैदान और चर्च आदि ये सब हुआ करते थे। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चंस आप एकदम रट जाइए क्योंकि कल के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको 100% देखने के लिए मिलेगा। अभी हमारे चैनल पे 3 नंबर का भी क्वेश्चंस आएगा बच्चों, तो उसे भी रट लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें।